नमस्कार दर्शकों, जयपुर डायलॉग यूएसए पे और जयपुर डायलॉग पे आपका भव्य स्वागत है। पहले की तरह मैं आज आपसे फिर अनुरोध करूंगा, लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट आवर चैनल एंड गिव योर फीडबैक, सपोर्ट एनी विच वे पॉसिबल। आज की चर्चा हम करेंगे एक ऐसी चीज जो भारत के लिए नासूर बन के चुभता रहता है, और वो है कश्मीर। मैं खास तौर से कश्मीर की चर्चा करूंगा, जम्मू और लद्दाख की नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे विचार से मैंने हमेशा उस स्टेट को जेएनके नहीं कहा है, मैं हमेशा से उसे जेकेएल कहता रहा हूँ, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो क्या भारत कश्मीर से टेररिज्म का जो यू नो गंदा प्रभाव है, क्या उससे भारत उसे मुक्त कर पाएगा? क्या हिंदू इस चीज से लड़ सकेंगे? इस बात की चर्चा करने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने अभिनव पांड्या जी को निमंत्रण दिया है। नमस्कार अभिनव जी। अभिनव जी को हमने इसलिए बुलाया है कि इनसे मेरी पहली मुलाकात हो चुकी है दिल्ली में, और इन्होंने usanas.org एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, थिंक टैंक, जिसमें कि डिप्लोमेटिक, ग्लोबल अफेयर्स, यू नो अबाउट एवरीथिंग दैट कंसर्न्स इंडिया के लिए लेकर के सारे विषयों की ग्लोबल चर्चा करते हैं ये। तो ये पहले भी बहुत सारे टीवी चैनल्स पे आ चुके हैं, इनकी विचार, इनकी अभिव्यक्ति हो चुकी है। आज जयपुर डायलॉग यूएसए पे पहली बार आ रहे हैं, और आपने बहुत ही काम किया है इस मामले में, जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत काम किया है, और इनको जो है ग्राउंड लेवल की जानकारी है। तो मैं आपसे पहले सवाल पूछूंगा कि टेररिज्म जो चल रहा है, जो 7वां एक्सोडस हुआ कश्मीर से 1991 में, उसके पहले 6 हो चुके थे। मैंने हमारे बहुत सारे कश्मीरी दोस्त हैं, हमने उनसे पूछा भी है कि क्या हमने पहले 6 से कुछ सीखा नहीं कि 7वां को होने दिया। तो इस बात पे आप चर्चा करें आज के हालात को लेकर के, कि जिस तरह से वहाँ कश्मीर में बवंडर उठा हुआ है, 370 हट गया, 35A हट गया, तो इनके कारण जो है नवयुवक जो है भारत में, आप जैसे उम्र के लोग हैं जो भारत के भविष्य हैं, उनको इसके बारे में जानकारी है भी या नहीं है, ये मुझे चिंता होती है कभी कभी। जिस तरह से 1971 के बारे में बहुत सारे नवयुवकों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो इतिहास से गुल हो गया मामला, ऐसा लगता है। अभिनव जी, आपके विचार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही एक ऐसा विषय चुना है जो आज भारत के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। और मैं हमेशा से ही कहता रहा हूँ कि देखिए, चीन हमारे लिए खतरा है, पाकिस्तान भी खतरा है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जिसको कह सकते हैं कि सबसे कहते हैं एक विलक्षण खतरा, वो है आतंकवाद का खतरा। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आतंकवाद के खतरे को तो मैं सिक्के के एक दो पहलू ही मानता हूं, मैं कहता हूं ना, और वो हमारे लिए अस्तित्व का खतरा है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ना। तो पहले तो कुछ मूलभूत बातें, उसके बाद हम विचार करेंगे कि वर्तमान में जो कश्मीर में हालात हो रहे हैं, खासतौर से 370 को हटाने के बाद। देखिए, हमारे यहाँ पर जब भी हम आतंकवाद की बात करते हैं तो हमारी जो सिक्योरिटी सेटअप जो है, सुरक्षा हमारा जो संरचना जो है, उसमें मुख्य तौर पर खास तौर से जो है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सब नौकरशाहों द्वारा संचालित है, पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेट्स बने हुए। इस विषय में आइवर जेनिंग्स ने बड़ी एक मशहूर बात कही थी कि भाई 1947 में जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को मिली फौज और भारत को मिले नौकरशाह, ब्यूरोक्रेसी। तो उनकी जो समझ है इस विषय को लेकर के, जनरली आतंकवाद की जो सुरक्षा चुनौती है, वो बहुत ही तात्कालिक और बहुत ही एक कहता है ना अल्पकालिक समझ है ना, बहुत ही शॉर्ट टर्म जिसको कहेंगे ना। और जनरली सामान्यतः ये देखा गया है कि हम लोग जब आतंकवाद की बात करते हैं तो हम सभी किस्म की जहां भी कोई आतंकवादी घटना होती है उसको एक ही साथ जो है देखने की कोशिश करते हैं, उसको क्लब करते हैं, है ना। जैसे देखिए, यहाँ पर पंजाब का आतंकवाद हो, चाहे कश्मीर का आतंकवाद हो, इस्लामिक आतंकवाद हो, या नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व का जो है इस तरह से जो अलगाववादी वहां पर जो वायलेंस हो, इन सभी को एक क्लब करके एक साथ हम लोग जो है हमारी जो सिक्योरिटी की जो अप्रोच रही है उसमें इन सबको एक साथ क्लब करके देखा जाता है। और यही नहीं, कहीं ना कहीं वेस्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये एक टेंडेंसी काफी कुछ है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरा कश्मीर का जो अनुभव रहा उसके हिसाब से, कि वो जो लड़ाई जो है वो
आतंकवाद तो एक मतलब जो वायलेंस की जो घटनाएं आपको दिख रही है वो मैनिफेस्टेशन है, बट उसके पीछे उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और उसमें कहीं ना कहीं धर्म का एक जो एलिमेंट है, धार्मिक जो संघर्ष है उसका एलिमेंट वो सबसे ज्यादा प्रभावी है वहां पर क्या। और अगर आपको उसकी जड़ें खोजनी है तो आप जाइए, जब सोमनाथ पर अटैक हुआ था वहां से ये संघर्ष आपका शुरू होता है। और ये जो कहते हैं ना भाई आज की तारीख में कि भाई कश्मीर में 1990 से पहले बड़ी कश्मीरियत थी और जो लोग बाहर से हिलमिल करके रहते हैं से ना, इससे बड़ा ढकोसला कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी कई तरह के जो सेपरेटिस्ट हैं, कई तरह के जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, उन लोगों से मेरी बड़ी खुल करके बातचीत होती रही है और वो बड़ी ईमानदारी से ये बात कहते हैं कि साहब देखिए ये सब बकवास बातें, आप भी इनमें विश्वास करना बंद कीजिए। कश्मीरी पंडितों की 1970-80 में भी बहुत स्थिति उनकी बड़ी वल्नरेबल थी और वो बहुत यहाँ पर ऐसी दयनीय अवस्था में रहते थे जैसे कि एक लाचार जो रहता है कि ठीक है इन पर डिपेंडेंट है, ये है। देखिए और ये जो बातें जो होती है, जब आदमी एक डोमिनेंट, जहाँ पर इस्लामिक टेंडेंसीज डोमिनेंट है उस सोसाइटी में रहता है, तो फिर कई बार उनको खुश करने के लिए, उनकी खुशामद करने के लिए उनके जैसा बनने की कोशिश करता है और उसमें बहुत बहता चला जाता है। तो इसी कारण से 1949 के अंदर जब ये सारा कश्मीर का जो हो रहा था सेटअप, तब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी, जिसको आज हम तथाकथित नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसके साथ कई सारे कश्मीरी पंडित भी जुड़ गए थे। तो ये सब सारी एक अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए और एक भ्रम में रहने वाली स्थिति थी। बाकी स्थिति उनकी तब भी बड़ी विकट थी और उससे पहले आपने तो बता ही दिया कि 6 बार वहां से जो है एक्सोडस उनका पलायन हो चुका है और कई बार जो है उनके फोर्सिबल कन्वर्जन्स हुए हैं। और जिस तरह से देखा जाए तो उनकी स्त्रियों को, उनकी औरतों को जो है बड़े एक विद अ वेरी पर्टिकुलर रिलीजियस एजेंडा कि हम जो है इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर, एक वैचारिक स्तर पर एजेंडा ये है इन सारी क्रूरता की घटनाओं के पीछे कि अब हमें जो है एक जो हम खास किस्म की विचारधारा को जो हम लेकर के आते हैं ना, उस विचारधारा के प्रभुत्व को स्थापित करना और उसको डंडे के जोर पर, उसको तलवार के जोर पर स्थापित करना ताकि उसकी सत्ता कायम रहे। एक वो प्रधानता थी, उसके कारण ये सब होता रहा। और ये जो चीज हम देख रहे हैं, जो रिलीजियस एलिमेंट है, इसके कारण मैं ये कहूंगा कि आप जब भी आप इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म और उससे उत्पन्न जो टेररिज्म है, जो कट्टरवाद है, उसकी जब हम बात करें तो हमें उसको एक अलग तरीके से देखना चाहिए। उसे देखने के लिए एक सामान्य स्तर का चश्मा नहीं लगाना चाहिए। देखिए उत्तर पूर्व में जो आतंकवाद हो रहा है उसके लिए आप बातचीत कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही काल्पनिक सिचुएशन रखता हूँ, बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन। उत्तर पूर्व में जो आतंकवाद हो रहा है, एक आप मान के चलिए एक हाइपोथेटिकल से, अगर हम उनको कह दें कि ठीक है आप अलग होना चाहते हैं, अलग हो जाइए, वो आतंकवाद बंद हो जाएगा बंद, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक डिमांड है। लेकिन जब आप एक इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं, आप उनसे कहेंगे आपकी डिमांड क्या है। उनकी डिमांड ऐसी डिमांड है कि सब हर जगह शरिया लॉ आ जाए, निजाम मुस्तफा आ जाए, वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो आज अगर आप सारी बातें पूरी कर भी देंगे तब भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत में खत्म नहीं होगा। एक इमेजिनरी सिचुएशन है, मैं तो उसकी बात करता हूँ, प्योरली काल्पनिक, कि अगर उनके साथ भी चला जाता है या कश्मीर जो है स्वतंत्र भी हो जाता है, भारत की, इंडिया के अंदर ये टेररिज्म खत्म होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एजेंडा रिलीजियस एजेंडा है। तो सबसे पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जब हम आतंकवाद की कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि कश्मीर उसकी एक सिर्फ एक प्रारंभिक लेबोरेटरी थी, एक जिसको कहते हैं प्रयोगशाला कहते हैं, और अब जो है वो लेबोरेटरी पूरे देश में फैलाई जा रही है। और कश्मीर एक ऐसा एग्जाम्पल है, और इस मामले में कई बार देखिए हमें शत्रु की भी वहां प्रशंसा करनी चाहिए जहां पर शत्रु ने कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है ना। पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है, बहुत ही आपस में अंदर से कहते हैं ना अपने कई तरह के संघर्षों से जूझ रहा है। उसकी जो स्थिति है, अगर ऐसी स्थिति शायद भारत की रही होती, आप मान के चलिए काल्पनिक सिचुएशन कि पाकिस्तान की जगह भारत होता, एक सेपरेट हिंदू स्टेट इतना छोटा सा और पास में इतना एक मजबूत मुस्लिम राष्ट्र, शायद भारत का अस्तित्व अब तक खत्म हो चुका होता। उसकी अंदरूनी जितनी समस्याएं हैं, उतनी सब स्ट्रगल्स को साथ में लेते हुए उन्होंने जिस किस्म का एक कट्टरवाद का, अलगाववाद का, आतंकवाद का एक बहुत ही जटिल मैकेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कश्मीर में क्रिएट किया है, वो काबिले तारीफ है और उसको स्टडी करने की जरूरत है। और ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है कि आज तक हमारे जितने भी सो कॉल्ड बड़े बड़े जिनकी हम बातें करते हैं, तमाम आला अफसरों की, विदेश सचिवों की, वो इस समस्या को समझ ही नहीं पाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा,
जब जो है बाबरी मस्जिद को गिराया गया, हमारे एक एम्बेसडर थे सतीश मिस्टर लांबा, सतेंद्र लांबा, वो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर थे, और उनके शाम को कोई दावत चल रही थी जिसमें आकर के तमाम पाकिस्तानी उनको कह रहे थे कि आप जो है आपके वहां पर बड़ा गलत हो रहा है, आपने जो है ये बिल्डिंग गिरा दी, माइनॉरिटीज के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हिंदुस्तान तो जमहूरियत है, आप बहुत गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारे वाले जो लोग थे वो उसका बचाव करते रहे, नहीं साहब ये बहुत गलत हुआ, बहुत शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, भारत की ये परंपरा नहीं। लेकिन ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन 118 से 120 मंदिर तब तक तोड़े जा चुके थे। तो यहाँ देखिए बात क्या आती है, यहाँ पर बात ये आती है कि जब इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, आप हमारे राजनयिकों से बात करिए, मैंने कईयों से बात की, वो अक्सर ये बात कहेंगे देखिए साहब समस्या धार्मिक नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि समस्या धार्मिक नहीं है, वो सबसे पहला एक एग्जाम्पल है जहां पर आप ये अपने आप को ये साबित करते हैं कि आपको समस्या की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ही पुअर है। तो आज तक हमारी समस्या तो ये कि हम इस प्रॉब्लम की जो बेसिक जो जड़ है उसी को समझ नहीं पाए। देखिए आप एक चीज देखिए, जब भारत का जो है 1000 साल का इतिहास है, जब यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम संघर्ष चलता रहा तमाम तरह का, चाहे मुगल काल में देखें शेख अहमद सरहिंदी हुए, उसके पहले एक जेनोसाइड की जो बात हो रही है जिस पर आज तक कुछ लिखा नहीं गया है, फिरोज तुगलक के जमाने में एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया गया। तो ये शुरू से ये जो इनफैक्ट भक्ति मूवमेंट जो था वो भी जो है इसी के प्रत्युत्तर में एक मूवमेंट खड़ा किया गया था से, तो उसका एक इतिहास था। 1947 में जो पार्टीशन हुआ उसके अंदर इतने दंगे, इतना कत्लेआम हुआ, ठीक है, उसके बाद भी जो है हम लोग, हमारी जो एजेंसीज हैं खास तौर से, वो ये नहीं समझ पाए कि भारत का ये सबसे बड़ा जो खतरा जो है वो ये आतंकवाद का खतरा है, इस्लामिक टेररिज्म का। और आज ये जो चीज जो है कश्मीर पर तो हम और डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने एक ताना बाना रचा है। ये व्यवस्था पूरे देश में अब फैलाई जा रही है। अब आप देखिए पाकिस्तान ने कश्मीर में क्या किया, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया वहां पर मेजर जनरल रॉबर्ट कॉथोम, जो कि आईएसआई, जिसने आईएसआई बनाई, तो जब 1947 की जो जंग थी उसमें उन्होंने कबायली भेजे। हम लोग कहते हैं कि 1990 में शुरुआत हुई आतंकवाद की, नहीं 1947 में हो गई थी, ठीक है। सबसे पहले तो टेररिस्ट वो तभी आए थे, कबायली आए थे, ठीक है, प्रॉक्सी जिनको कहा जाता है। वो जब हारे तो रॉबर्ट कॉथम को लगा कि भाई देखिए ऐसा है कि शायद दोनों देशों के बीच में कोई बराबरी नहीं है, पाकिस्तान नहीं लड़ पाएगा, तो इसलिए आपको इस तरह के सारा एक प्रॉक्सी वॉर का जो है एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। और इन चीजों के लिए जो बेसिकली इनका जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन आता है। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है तहजीज अल गाजी। तहजीज अल गाजी का अर्थ है कि जिहाद जो है बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। उसमें यह नहीं है कि आपको सिर्फ जाकर के लड़ना है, वो एक कहता है ना आपका ऑफ लिमिट्स, उसके अंदर नो बाउंड्रीज, नो फ्रेटर्स। अगर आप जाकर के पैसा दे सकते हैं तब भी आप जिहाद को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप जाकर के जिहादियों की खुशामद कर रहे हैं तो भी आप उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं तब भी आप उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जैसे। और उसके लिए अगर आपको जो है ना एक जिस तरह से छल कपट कहा जाता है, जहां पर आपकी ताकत बराबर नहीं है तो आप प्रॉक्सी ग्रुप्स खड़े करते हैं, तो उसके लिए एक रिलीजियस जस्टिफिकेशन आता है। आप 1950 के पाकिस्तान मिलिट्री जर्नल्स वगैरह के आप खोल करके देखें, उनमें कई सफ़े हैं, कई चैप्टर्स हैं जहां पर इस प्रॉक्सी वॉर की वकालत की गई है। तो ये तभी से सिलसिला शुरू हो गया था और इस तरह के वेपन्स वगैरह पाकिस्तान से आना शुरू हो गया था। तब सारे बीएन मलिक जो हमारे उस जमाने के आईबी के चीफ थे, उन्होंने कहीं कहीं इन चीजों का जिक्र भी किया है। तो ये सिलसिला तभी शुरू हो गया था। फिर पाकिस्तान को ये लगा, एक जमात इस्लामी कश्मीर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन 1944 जो शोपियां से शुरू हुआ, से शोपियां को बाबुल इस्लाम कहा जाता है क्योंकि वहां से जमात इस्लामी भी शुरू हुआ और आपका जो है ना वहाबी भी वहां से मोस्टली साउथ कश्मीर से निकले ये लोग। तो ये जब शुरू हुआ तो इनको लगा कि कश्मीर के अंदर एक चीज थी, देखिए वहाँ इस्लामिक सिस्टम तो था लेकिन सारे के सारे कन्वर्टेड पंडित थे, ठीक है ना, सारे के सारे। तो बेसिकली वो मार्शल रेस नहीं है। वहां पर देखिए पठानों ने आके हुकूमत की, सिखों ने आके हुकूमत की, तो वो डीएनए मार्शल नहीं है, वो है एक तो कन्वर्टेड, उसके बाद पढ़ने लिखने वाले सारे उस किस्म के थोड़े इंटेलेक्चुअल ज़हीन लोग थे, कारीगरी करने वाले, नक्काशी करने वाले, वो उनकी बेसिक ट्रेड्स फितुर वो थे। तो पाकिस्तान ने देखा कि अगर आपको यहाँ पर लंबे समय तक कोई सिस्टम सस्टेन करना है तो आप 3 फ्रंट पर काम करिए। एक है आपका सेपरेटिज्म, कि आप जो है देश को भारत से अलग करिए, उसकी बात करिए। अब सेपरेटिज्म को आपको चलाना है तो उसका ग्राउंड क्या हो सकता है, आपका इस्लामिज्म। आप वहां पर जो है इस्लामिक कट्टरवाद, जो कि वह इस्लाम तो था लेकिन जो लोगों की जो इस्लाम के प्रति जो कहता है ना एक जो जुड़ाव जो था
वो उस तरह का नहीं था जिससे कि आप एक पूरी एक तहरीक खड़ी कर सकें, एक आतंकवाद का मूवमेंट खड़ा कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने एक जमात इस्लामी नाम का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, जो कि मौलाना मौदूदी जो है उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर चलता है, पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर, जिसको आप मुस्लिम ब्रदरहुड वगैरह जो इजिप्ट में है उसका एक साउथ एशियन कजिन भी कह सकते हैं। और उनका ये मानना है कि साहब एक व्यक्तिगत आदमी की जिंदगी के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, उनके अलावा जो स्टेट के जो मैटर्स हैं, जो न्याय व्यवस्था के मैटर्स हैं, जो आर्थिक व्यवस्था के, शासन तंत्र के जो मुद्दे हैं, उनको भी आप इस्लामिक जो स्क्रिप्चर्स हैं, इस्लामिक जो विधान है उसके अनुसार आप चला सकते हैं और वैसे ही आपको चलाना चाहिए। तो वो एक ऑल्टरनेट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम अपना प्रोजेक्ट करते हुए चले गए। अब इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को एक और चीज पता थी, कश्मीर की आप देखिए एक और ट्रेट है कश्मीर की, कश्मीर सदियों से गुलाम रहा है। तो जब गुलाम रहती है कोई जगह तो वहां पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आ जाती है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स में सबसे पहला जो पतन होता है वो इंसान के चारित्रिक मूल्यों का पतन होता है। तो कश्मीरी सोसाइटी के अंदर जो कहते हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो वर्षों की जो गुलामी वहां पर रही है, कभी पठान तो कभी सिख तो कभी मुगल, एक चारित्रिक पतन समाज में बहुत, मतलब कहते हैं ना जिसको आप बहुत घटिया स्तर तक कह सकते हैं वहां पर हुआ है। आप लॉयल्टीज खरीद सकते हैं वहां पैसे से। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कब्जा कर लिया है ना, लेकिन कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जो मुखबिरी करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, वो कश्मीरी लोग ही होते हैं। और वहां के जो मुखबिर बनते हैं वो ऐसा नहीं है कोई राष्ट्रभक्ति के प्रभाव में आकर के कर रहे हैं, वैसे कि उसके अलावा जब मुगल बादशाह वहां पर आते थे, वहां पर वो कई वहां पर स्त्रियों से शादियां करके उनको जागीरें, जमीनें बांटते थे। तो एक तरह का खास किस्म का चारित्रिक पतन वहां की सोसाइटी का बड़ा ट्रेट है। पाकिस्तान को ये चीज पता थी। उन्होंने देखा कि भाई देखिए, एक तरफ तो हम धार्मिक कट्टरवाद का धड़ा खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ पैसे को जब जोड़ो है। जब तक आप मिलिटेंसी के अंदर, टेररिज्म के अंदर लोगों के आर्थिक हित नहीं जोड़ोगे उनके साथ, तब तक जो है आप यहाँ पर लोगों को इस मिलिटेंसी के साथ आप नहीं जोड़ सकते। तो उन्होंने एक टेरर फंडिंग का बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट किया। उस पर मैंने एक किताब भी लिखी है अभी, जिसका टाइटल है टेरर फाइनेंसिंग इन कश्मीर। उसको राउटलेज ने पब्लिश किया है से, और उसमें बहुत डिटेल ग्राउंड लेवल पर मैंने रिसर्च किया। मैं कुछ उसका भी जिक्र करूंगा, पर पहले हम ये बात करते हैं इस इकोसिस्टम के ऊपर। उसके साथ ही साथ फिर पाकिस्तान ने भाई कि जब इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट कर दिया, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर एक छोटे से छोटे आम आदमी का भी आप जुड़ा हो, वो कैसे किया जाए कि साहब जो है किसी को आपने पैसा दे दिया और आप कहो कि भाई आप जो है आपका किसी कोई अखबार शुरू कर दीजिए, तो सारे के सारा वहां पर जो मीडिया जो था उसके पास पाकिस्तान से पैसा आने लगा। कश्मीर आपका ग्रेटर कश्मीर वगैरह जितने भी थे सारे, जिन पर एनआईए ने बड़ी मुकदमे वगैरह भी किए, तो और उसके अंदर 1990s में तो इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटीज के कमरों से चल रहे थे और अच्छा खासा पैसा इन पर आ रहा था। उसमें वो क्या, फिर एक ड्रग इकोनॉमी शुरू की। अब जब वहां से ड्रग्स आता है तो आपको लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चाहिए, लोकल हैंडलर्स भी चाहिए, वो सारा सिस्टम क्रिएट किया। और जब ड्रग्स के अंदर जब वो इतना सहूलियत होने लगा कि भाई कुछ लोग आकर के, जैसे कोई सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार है, आतंकवादियों के कुछ ओजीडब्ल्यू आए। ओजीडब्ल्यू वो लोग होते हैं जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, और वो लोग होते हैं जो आप ही की तरह सिविलियन के तौर पर रहते हैं और आतंकवादियों की मदद करते हैं, उनकी सप्लाईज में, उनके रहने करने ठिकाने में, खाने पीने इत्यादि का इंतजाम करते हैं, खबरें ला करके देते हैं, उस तरह। तो ओजीडब्ल्यू आया, साहब ये ड्रग्स का पैकेट छुपाना है। किसी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जिसके अंदर बाप बैंक में काम करता है, बेटी बहुत खूबसूरत सी, आपको बहुत तमीजदार इंसान मिलेगी जो कॉलेज जाती है, उसके घर में वो छुपाने का सिस्टम शुरू हो गया। उसके लिए वो पैसा लेता था कि साहब ठीक है ये ड्रग्स घर पे रखा है तो मुझे आप इतना पैसा दीजिए। आतंकवादियों को घर में छुपाने का सिलसिला शुरू कर दिया, उसके लिए आप पैसा दीजिए। अभी आपने देखा होगा जो कुलगाम में जो एनकाउंटर हुआ उसके अंदर एक हाइड आउट मिला है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे हाइड आउट्स कई सारे घरों के अंदर है जो ये लोग कोई सिर्फ कोई मूवमेंट के प्रति प्यार के लिए नहीं, उसमें पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पैसा मिलता है, वो सारा सिस्टम शुरू हुआ। एक बार ओजीडब्ल्यू को एक्सप्लेन करिए जरा। देखिए ओजीडब्ल्यू ओवरग्राउंड वर्कर्स इनको हम कहते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो, अगर आपको एक अंडरग्राउंड टेररिस्ट मूवमेंट चलाना है तो आपको ऊपर एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, आपको अपने लोग चाहिए जो, ओजीडब्ल्यू के काम का दायरा निश्चित नहीं है। ओजीडब्ल्यू आपकी सरकार, मतलब ऐसे ओजीडब्ल्यू भी हो सकते हैं जो बहुत ही हार्डकोर, बिल्कुल कहते हैं ना एक्टिव लेवल पर काम करते हैं कि वहां से कोई टेररिस्ट का ग्रुप लेकर के आए, उनको जो है आपने किसी जगह पर उनका रहने का इंतजाम कर दिया, आपने जो है किसी गांव में उनको सेटल कर दिया, उनके आप मोबाइल के सिम कार्ड अरेंज कर रहे हैं, उनके खाने के उनकी व्यवस्था अरेंज कर रहे हैं, उनको आप इंटेलिजेंस ला करके दे रहे हैं, और ये इस तरह की आप चीजें करते। तो एक तो ओजीडब्ल्यू की ये कैटेगरी हुई, हथियारों को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं। दूसरा वो ओजीडब्ल्यू होता है जो आपका सरकार के अंदर भी बैठा हुआ है, एकेडमिया के अंदर बैठे हुए हैं, प्रोफेसर हैं सारे वहां पर, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर लगे हुए हैं
जो कि इस तरह का रेडिकल एजेंडा क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं। फिर वो ओजीडब्ल्यू जो होता है वो प्रशासन के अंदर बैठा हुआ है। देखिए मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, जब 370 का जब ये इसको हटाने की बात चल रही थी, तो बहुत बड़े लेवल के आईएएस अफसर, बहुत सीनियर लेवल के, जो अपने रिटायरमेंट के करीब, तो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे। तो ये चर्चा हुई कि भाई जमात इस्लामी के जो स्कूल हैं उन पर बैन किया जाए। जमात इस्लामी वो संस्था है जिसने 2016 में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद जो भी कश्मीर में दंगा फसाद और जो बर्बादी का मंजर जो सामने आया, उसके पीछे की धुरी, उसका इंजन जमात इस्लामी थी। जमात इस्लामी अपने स्कूल चलाता है। जमात इस्लामी में सन 1990 के दशक के अंदर सारे सरकारी आपकी कनेक्शन बंद हो गई है अभी। फिर से रिपीट करें जो कह रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। अनेबल टू हियर। हेलो, वो जहां पे रुके थे 1 मिनट पहले से शुरू करिए। जो आपने कहा था कि बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जो रिटायरमेंट के समय थे, वो चर्चा से शुरू करें। तो जमात इस्लामी जो है उसने 90 के दशक के अंदर सारे जो वहां पर जो सरकारी स्कूल थे जो थोड़े बहुत सेक्युलर टाइप के थे, उन सबको जला दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर अपने स्कूल खड़े कर दिए जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था, पैसा ज्यादा मिलता था, सुविधाएं बहुत थी, लेकिन करिकुलम जो था, पाठ्यक्रम, उसमें मौलाना मौदूदी का इंजेक्शन वहां पर देना शुरू कर दिया। अब जो है उससे जो जो लोग निकले वही लोग फिर प्रशासन में भी गए, वही लोग अध्यापक बने, प्रोफेसर बने, पुलिस अफसर बने, आपके जो है वही लोग जो है सिविल सेवाओं में गए। तो इनके हजारों स्कूल चल रहे थे कश्मीर। तो जब बैन करने की बात आई तो वो जो तथाकथित जो आईएएस अफसर जो थे उन्होंने कहा कि साहब जमात इस्लामी के तो बमुश्किल 30 या 40 विद्यालय हैं पूरे स्टेट में। गलत बात। अब हमारी जो यहाँ पर सो कॉल्ड हमारी जो एजेंसीज वगैरह थी, इनके जो आला अफसरान जो थे से, जो कि खैर उस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि उनकी क्या खामियां, उनको इस बारे में नीचे क्या होता है उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनकी जो पहुंच है, उनका जो ज्ञान है, आपकी आवाज फिर बंद हो गई। हाँ, फिर तो वो जो आप कह रहे थे कि वो जो हमारे जो हाँ झूठे खबरें उठा रहे थे। यस। हाँ, तो अब जो हमारे जो नीति निर्माता इत्यादि थे, चाहे वो प्रशासन में हो, आला दर्जे के, मैं सीनियर लेवल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो खुफिया संस्थाओं में हो, अब इनका जो ज्ञान जो था वो अब्दुल्ला, मुफ्ती और गुश्ताबे तक सीमित था। कश्मीर में एक गुश्ताबा होता है, आपने गुश्ताबे का नाम सुना है? सुना है। कश्मीर के अंदर वाजवान उनका प्रिय भोजन है, तो उसमें रिश्ता, गुश्ताबा, ये उसकी खास वेराइटीज है। तो कश्मीर में एक कहावत है, जिसने दिल्ली को गुश्ताबा खिलाया, जिसने दिल्ली को गुश्ताबा खिलाया उसने कश्मीर में हुकूमत की। तो हमारे जो है 99% नेता, अफसर और नीति निर्माता गुश्ताबे के फेर में बिल्कुल जो है दर से आकर के गुम गए, खो गए ना। तो उन्हें भाई ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह की चीजें, मतलब तो ऐसे लोग भी ओजीडब्ल्यूज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अलग तरह के ओजीडब्ल्यू जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं। तो ओजीडब्ल्यू के बारे में तो ये बात हुई। फिर हम बात कर रहे थे वापस वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो था। अब देखिए मैं बता रहा था कि कैसे कैसे इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया फाइनेंसिंग का। क्या आप सोच सकते हैं कि आप एमबीबीएस और इंजीनियरिंग सीट से टेरर फंडिंग कर सकते हैं? Tell us more. मैं आपको बताता हूँ। देखिए कश्मीर में इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम पीटीपी वहां पर एक चलता है। तो जो यहाँ पर पहले ये था कि जो आतंकवादी मरते थे पुलिस एक्शन के अंदर, उनके नाते रिश्तेदारों को, बच्चों को पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। उसकी जो है उसका सारा जो खर्चा जो था वो पाकिस्तानी सरकार, वहां की हुकूमत वहन करती थी। शुरुआत इससे हुई। अब धीरे धीरे वो एक व्यापार बन गया। उसके अंदर फिर इन्होंने क्या किया, जो तमाम हुर्रियत के और बड़े बड़े जो अलगाववादी नेता थे, जैसे कि गिलानी, शबीर शाह, यासीन मलिक, इन सबको एक खास एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स का कोटा अलॉट कर दिया कि ये एक रिकमेंडेशन पत्र लिखेंगे, अनुशंसा पत्र, उसके आधार पर हम 25 एडमिशन कश्मीरियों को पाकिस्तान में देंगे, उतने देंगे। और उसके लिए पैसा लिया जाता था कश्मीर के अंदर की वही, और वो
अगर बिल्कुल गरीब है ये है तो उसको 5 लाख 7 लाख में कर दिया, उससे लेकर के 25 लाख तक भी वो हो सकती थी, जैसी जैसी आदमी की उसकी क्षमता है और जैसा जैसा वो निकलवा सके उनसे। अब वो पैसा जो है वो पाकिस्तान नहीं जाता था, वो पैसा कश्मीर के अंदर हुर्रियत के पास, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास और जमात इस्लामी, इन सब के बीच में वितरित हो जाता था वो पैसा। ये लोग जब पाकिस्तान जाते थे वहां पर इनकी सरकार इनको वहां पर एडमिशन देती थी और इनको इनमें से कईयों को तो ले जाकर के हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। ये बकायदा वैधानिक वीजा पर जाते थे, गिलानी के लेटर के ऊपर पाकिस्तान हाई कमीशन जाते थे, वहां से इनको वीजा मिलता था और वहां जाते थे, उसमें अपनी पढ़ाई करते थे। बीच बीच में जब कश्मीर आते थे तो इनके द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे और भी किसी खुफिया काम लिए जाते थे इनसे, और पाकिस्तान में इनको हथियार शस्त्र प्रशिक्षण आदि की ट्रेनिंग भी इनको दी जाती थी। ये सब चलता रहा और जो पैसा इनसे लिया गया वो कश्मीर के अंदर सारे टेररिस्ट बट करके और उसी ये अपना आतंकवाद की गतिविधियां चलती रहती। और उसमें से एक पोर्शन जो है ये जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे इन्होंने अपने निजी व्यापार बनाने में भी काम में ले लिया। अगर आप देखेंगे जाकर के तो वहां पर एक करण नगर मार्केट है जिसके अंदर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, मॉल्स बने हुए हैं, जो कई बड़े बड़े जो अलगाववादी नेता हैं उनके हैं। ये जो है यासीन मलिक वगैरह, अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगाएं सारे तो बिल्कुल हमारे तो होश उड़ जाएंगे। जो जितने भी हैं लोन या मलिक वगैरह सारे के सारे इनके, गिलानीज वगैरह, बच्चे इनके सब विदेश में पढ़ रहे हैं। ये जो कपड़े पहनते हैं बड़े बड़े एक से एक डिजाइनर जैकेट, सारा जो पैसा जो आता है वो कैश में अलग अलग एजेंसियों से सारा इस तरह का उल्टा पैसा आता है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना लिए इन्होंने, होटल्स बना लिए इन्होंने। जो हवाला का पैसा दुबई से सारा राउट होकर के आता था उसके अंदर कई सारे लोगों ने पैसा कमाया। कई बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वहां पर, मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज कई सारी हमारी विवशताएं हैं, ये एक सामान्य मंच है जो आज बड़ी अच्छी जगहों पर है। और सबसे आश्चर्य की बात यह कि अभी वर्तमान में जो सो कॉल्ड हिंदू नेशनलिस्ट सरकार जो है उनके भी बड़े प्रिय हैं, और वो भी जो है ऐसे लोग थे जिन्होंने हवाला से जो पैसा रोड होके आता था उसमें बहुत धन कमाया, उसके बड़े बड़े एम्पायर बनाए हैं। और कई लोग तो ऐसे भी थे जिनकी गाड़ी में असला मिला। आप गूगल कर लीजिएगा 2015 में, अब शायद वो न्यूज हटा दी गई हो उधर से किसकी गाड़ी में हथियार मिला था दिल्ली के अंदर, और बाद में वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा नेता बना, अभी है वो। अच्छा, तो ये सारी इसी वक्त में आपने उन व्यक्ति विशेष का नाम लिया तो मैं एक सवाल अभी आता है, क्योंकि वो आज की तारीख से बहुत ही संदर्भ उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद, ये सारे के सारे हार गए, उनके जगह पे लोन आए और जो भी आए। Is it a choice between the devil and the deep sea, or it doesn't matter, or does it matter? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कश्मीर के अंदर जिसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं, मुख्य धारा की राजनीति, जिसमें एक्चुअली 1990 में जब बवाल खड़ा हुआ पूरा का पूरा, क्योंकि हमारे लोग सोए हुए थे, इन्हें पता ही नहीं चला पहले क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और इनकी बहुत बड़ी भारी लापरवाहियां रही हैं, ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो नरसिम्हा राव जी की बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री काल था, उन्होंने एक फ्री हैंड देकर के बड़ा टफ तरीके से उसको उस वक्त कंट्रोल किया। तो 1996 तक आते आते थोड़ा सा मिलिटेंसी कंट्रोल में होने लगी। तो उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आए, उन्होंने वापस पॉलिटिकल रेंज को लिया। तो उसके बाद जो एक ऐसी स्थिति में तब भारत आ गया था कि सबको लगने लगा था वहां पर उस जमाने के जो अफसर के साथ, यहाँ तो हमारी हुकूमत गई, ये गया हमारे हाथ से, तो लोग मान के चलते थे कि भाई आधा पाकिस्तान का आधा हमारा। तो उसमें ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, ये इनकी बड़ी एक ब्लैकमेलिंग पोजीशन आ गई कि भाई कश्मीर में अगर तिरंगा लहरा रहा है तो हमारी वजह से, आपका झंडा हम यहाँ पर लेकर के खड़े हैं। तो ये और इसके अंदर जो है ना, वहां पर फिर क्या हुआ कि सारे के सारे जितने जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो मुफ्तीज थे, ये कहते थे, ये इनकी स्थिति ये थी कि एक सांप नाथ तो दूसरा नागनाथ। तो ये बहुत ही हिडन सेपरेटिज्म इनके अंदर चलता था। जहां तक देखिए अब्दुल्ला की बात है, वो थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ी सी, क्योंकि उनकी जमाते इस्लामी के साथ बहुत कट्टर राइवलरी रही है पुरानी, तो उनके अंदर थोड़ी सी एक प्रो इंडिया उनका एक लाइन रही थी, बट फिर भी उसमें भी बहुत सारे कहते हैं ना लेयर्स हैं, बहुत सारी ग्रे शेड्स हैं। मुफ्तीज जो है उनका तो ये कि मुफ्तीज तो आते ही जमाते इस्लामी के सपोर्ट से हैं। एक किताब है के फाइल, उसको असद बशीर ने लिखा, उसमें कहा है कि जमाते इस्लामी का, किसी से पूछा गया कि भाई जमाते इस्लामी का हेड कौन है, तो किसी ने कहा कि साहब पिछले 25 साल से डिफेक्टो हेड मुफ्ती मोहम्मद सईद है। 1986 में जब कश्मीर में पहले दंगे हुए थे अनंतनाग के अंदर, तब मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां पर इलेक्शन में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कश्मीरी में लोगों को भड़काया आपके जो, और कई सारे कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई वहां पर।
फिर तो आपको पता ही है उसके बाद जब वो भारत के गृह मंत्री बने तो क्या क्या घटनाएं उनके गृह मंत्रित्व काल में हुई, कितने आतंकवादियों को छोड़ा गया, वो सारे किडनैपिंग के सारे नाटक और वो सब के सब हुए। उसके बाद अभी आप देखिए जब जो आपकी ये जो पीडीपी है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, ये साउथ कश्मीर इनका मेन गढ़ है और साउथ कश्मीर में किसकी प्रभुत्व है? जमाते इस्लामी का। तो वहां पर जमाते इस्लामी जो कहेगी वो वोट पड़ेगा। जमाते इस्लामी कहेगी कि आप वोट डालने मत जाइए तो वोट नहीं डाला जाएगा, अगर वो कहेगी कि आप इसको वोट डालिए तो उसको वोट डाला जाएगा। तो ये लोग उनके सामने अपना भिक्षा पात्र लेकर के हाथ जोड़ करके जाते हैं कि आप हमें वोट दीजिए। तो इनको आदेश कहां से मिलेंगे? पाकिस्तान से मिलेंगे। आप इनके स्टेटमेंट्स देख लीजिए, आप इनकी जो है स्टोन पेल्टर्स के लिए कई सारी बातें वो देख लीजिए, आप वो किताब पढ़िए। चूंकि मैं एक्चुअली कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, इसलिए मैं किताब का हवाला दे रहा हूँ। के फाइल पढ़िए, उसमें तो कहा गया है कि ये मुफ्तीज वगैरह इनके तो घर में जो है मिलिटेंट्स को शरण दी गई थी। उस किताब में लिखा है, आप मुझे मेरे वचन नहीं है, उस किताब में लिखा है। वो भी काफी अच्छे रिसर्चर हैं। तो इसलिए ये जो है जमाते इस्लामी कश्मीर के अंदर, देखिए हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये रही, हम जो कहते हैं अब्दुल्ला हार गए, मुफ्ती हार गए, कई नए को खड़े कर दो, उससे कुछ नहीं होगा। देखिए वहां की सोसाइटी के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जो इस्लामिक कट्टरवाद का जो जहर घोला गया है, जो ये सिखाया गया है कि साहब हिंदुस्तानी एक काला बंदर है जो कि काफिर है, 50 तरह के जो है 10 हाथ वाले देवी देवताओं की पूजा करता है और जाहिल है। आपके सारे जो मंदिर हैं वहां पर जिस हालत में उनको तोड़ दिया गया है, इस तरह से जो उनकी कहते हैं ना मूर्तियों का खंडन किया गया, उनको जो है ना नष्ट किया गया, जिस तरह का अपमान किया गया, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो वहां पर जो नए भी जो आ रहे हैं, जिनको हम खड़ा कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, हमारी एजेंसीज के पास आते हैं, दिल्ली में आते हैं और ये कहते हैं कि साहब कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा उपद्रव होने वाला है, बहुत वहां पर मिलिटेंसी बढ़ने वाली है, आप हमको पैसा दीजिए, हम एक नया या तो स्वयंसेवी संस्था बनाएंगे या नया एक राजनीतिक दल बनाएंगे। हमारी जनता पर बड़ी पकड़ है और हम बात करेंगे हिंदुस्तान के फेवर की। यहां से पैसा ले लिया, अब वो वहां पर जाएंगे, वहां पर जो है दिल में तो पाकिस्तान है, दिल में तो पाकिस्तान बोलेगा उनको कि अच्छा ठीक है, दिल्ली से आपका इतना कनेक्शन है, पाकिस्तान उसी को पैसा देता है जिसका दिल्ली के साथ कनेक्शन है। अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करो, दिल्ली इतना दे रही है, अब हम आपको पैसा देते हैं, आप दिल्ली में कुछ और बात कहो, यहाँ पर कुछ और बात कहो। तो वहां पर वो पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं और दिल्ली के अंदर आकर के कुछ और बात करते हैं। अब तो जब वो दिल्ली पूछती है कि यार आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, आप तो जो है भारत के विरोध में बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि साहब देखिए जनता में मूड बहुत खराब है, अगर हमने विरोध में बात नहीं की तो हमारी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो आप अगर आप एज ए हम लोग एसेट है, हमारे ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आपके एसेट की कोई क्रेडिबिलिटी हो। और हमारे जो तथाकथित जो इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसर है वो सोचते हैं कि भाई देखिए मैंने कितना तीक्ष्ण दिमाग लगाया है कि ऐसा एसेट खोज निकाला है, और वो अल्टीमेटली वो बहुत मूर्ख बनते हैं, बेवकूफ बनते हैं। एक मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। जब जमाते इस्लामी पर बैन लगा तो आपका जो है ये महबूबा पीडीपी जो पार्टी है उन्होंने उसका विरोध किया। मैंने कहा भी जमाते इस्लामी तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर तो यूएपीए के तहत बैन लगा है, आप तो मुख्य धारा की पार्टी हैं, आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और बीजेपी जो है आपके साथ उसमें थी, राम माधव जी जो है इस तरह से महाज्ञानी परम पंडित राम माधव जी आपके साथ अलायंस पार्टनर थे इधर से, तो फिर आप जो है मेन स्ट्रीम पार्टी होकर के आपका जमाते इस्लामी का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उनका पता है जवाब क्या था? बड़ा अच्छा नेता था उनका और बहुत ब्रिलियंट था, मैं उसके दिमाग की तारीफ करता हूँ। उसने कहा देखिए सर ऐसा है कि अगर हम विरोध नहीं करेंगे इसका, तो इसका विरोध कौन करेगा? सेपरेटिस्ट करेंगे, और इस एजेंडा को भी सेपरेटिस्ट हाईजैक कर लेंगे। तो बेटर ये कि मेन स्ट्रीम पार्टी जो कि हिंदुस्तान के संविधान को मानते उसके करीब, अगर वो विरोध करेंगे तो ये एजेंडा उनके पास रहेगा। अब ये जो इस तरह तो हम कह सकते हैं कि दोगलेपन का इससे ज्यादा अच्छा नमूना कहीं नहीं मिल सकता। और दिमाग भी, इसको सिर्फ दोगलापन मत देखिए, ये उनका जो है ना, ये एक जो है ना बुद्धि चातुर्य भी मैं कहूंगा, और ये इसमें कुछ सीखने वाली बातें हैं, खासतौर से हमारी खुफिया सेवाओं के लिए। नहीं, आपने पहले बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कही कि इतने सारा ज्ञान और रूट को समझा ही नहीं, समस्या के रूट को अगर नहीं समझा तो आप जो भी कर रहे हैं वो कॉस्मेटिक हो जाता है। और देखिए अभी कॉस्मेटिक हो जाता है। तो मेरा ये विचार है कि इतनी सारी बुद्धिमत्ता, इतनी सारी चतुरता, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो आप बड़ी अच्छी तरह से उनको बता रहे हैं, ये सब कार्य सब पर्दाफाश की झाड़ू मार रहे थे ऊपर, या कोई कुछ कर नहीं रहा था एक्चुअली। बिल्कुल भाई देखिए वो झाड़ू ही मारेंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए राजनीतिक स्तर पर
हमारे यहाँ पर कश्मीर को लेकर के 1900 आप मान के चलिए आपका 2000 तक कोई विजन नहीं था, कोई हमें, हम लोग यहाँ पर भाई शांति की बात करिए, वो कोई विजन नहीं था करिए। फिर वाजपेयी साहब आए, वाजपेयी साहब ने कुछ बात की कश्मीरियत जमहूरियत की, इस तरह की, वो कैसा भी था, अच्छा बुरा वो एक अलग चीज है। हालांकि मैं उसको बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि वाजपेयी साहब ने जो वहां पर एक बात की, नैरेटिव चलाया, उससे अल्टीमेटली हुआ ये कि हुर्रियत एक पैरेलल गवर्नमेंट बन गई ना, तो उसकी वो कोई बहुत प्रशंसनीय नहीं, लेकिन उन्होंने एक विजन दिया कि भाई ठीक है हम कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद फिर जो है, और पीडीपी को खड़ा किया, पीडीपी खड़ी हुई, फिर वो विजन डेड हो गया। फिर जो है इनकी सरकार आई माननीय मोदी जी की, और इन्होंने आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी, मानना पड़ेगा। कुछ काम जो थे शुरुआत में बहुत ही इनके डंके की चोट पर इन्होंने किए, और डेफिनेटली उनकी प्रशंसा हमें खुले दिल से करनी चाहिए। जिस तरह से पहली बार आतंकवाद पर नकेल कसी गई, वो सोच भी नहीं पाए थे पाकिस्तानी। 370 को हटाने का फैसला बहुत उल्लेखनीय और शानदार इनका था निर्णय से। और उस समय यह था कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने विद्रोह क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको जिस कारीगरी के साथ और जिस बुद्धि चातुर्य के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उसमें साइबर वॉर और कई इंफॉर्मेशन वॉर और तमाम तरह की चीजें थी, और तो उस चीज को वो बीट नहीं कर पाया पाकिस्तान। लेकिन उसके बाद जो हमें करना था वहां पर फिर जो है, जो कि हमारी एक आदत है ना खास तौर से, कि हम 95% काम करते हैं, वी आर 95%, फिर बिदक जाते हैं पीछे। तो हमने ये किया, 4 आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गए, 3 वॉशिंगटन पोस्ट में छप गए, और यहाँ पर जो है सबकी पतलून उतरने लगी। कुछ हमारे चंद नौकरशाह पहुंच गए टॉप लेवल पर, साहब देखिए नैरेटिव खराब हो रहा है, ग्लोबल लेजिटिमेसी खराब हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अब क्या करें। फिर सुझाव दिया गया था कश्मीर का डेवलपमेंट करिए। डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, टूरिज्म बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट लाइए। अब पिछले वहां पर 3-4 साल से इतना टूरिज्म हो रहा है और पैसा बहुत जा रहा है, ठीक है, पैसा बहुत जा रहा है ना। उसके साथ ही साथ अब लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं, ठीक है, लोगों के अंदर इस्लामिक कट्टरवाद पीक पर है, ये आप मानिए, ठीक है। 370 हटाने से लोग खुश हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। लोगों में बड़ी नाराजगी है, बड़ा गुस्सा है, और वो उसको अपनी एक पहचान के तौर पर देखते हैं। तो कोई अगर ये कहता है कि साहब 370 हटा दी उससे लोग बड़े इंडिया के सपोर्टर हो गए, कुछ नहीं है, मैं इस बात को गलत मानता हूँ, ठीक है। वहां का एक मेन स्ट्रीम जो तबका है, जो मेन जनता का, वो उसकी एक प्राइमरी आइडेंटिटी इस्लामिक आइडेंटिटी है, और वो इसको इसके साथ जोड़ करके देखते हैं। और लेकिन उसके साथ ही साथ पैसा भी जा रहा है। तो आप देखिए, जब पैसा जाता है और पैसे के साथ जब आपके अंदर रोष भी होता है, तो वो एक खास किस्म की एरोगेंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो है ना, वो अब हमें करना क्या चाहिए था, और हम करते रहे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट, ये पार्टी खड़ी कर दी, वो पार्टी खड़ी कर दी, बीच में तो यहाँ तक भी हो गया था इनको कि बीजेपी वहां पर इलेक्शन जीत जाए, ये करे। इस तरह के जो बहुत छोटी सोच वाले जो थे, जो नजरिए थे, उससे कुछ लाभ ना तो होना था ना कभी होगा। आप सोचते हैं कि आप वहां इलेक्शन जीतेंगे, कभी नहीं। आपको रिस्क लेनी थी। 370 हटाना एक कागजी कार्रवाई थी। उसके बाद असल काम शुरू होना था कि जो पिछले 30-40 साल का जो मिलिटेंसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर एक कड़ा प्रहार जरूरी था। और उसके लिए आपको ऐसे कार्य करने पड़ते जिसको आपको पूरी दुनिया में आपकी निंदा भी होती, सब कुछ होता, लेकिन आपकी अपनी संप्रभुता है और वो कार्य करने हम चाहिए थे। ये जो इस तरह के संगठन है, जमाते इस्लामी वगैरह, हमने इन पर फौरी तौर पर बैन लगा दी। उससे क्या हुआ? कुछ नहीं। हमने वहां पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप, स्टेट की जो लीडरशिप भेजी, जो पूरा नौकरशाह वहां पर चला रहा है, जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं बेसिकली, आज वहां पर एक एक्सपर्टीज की डर है, एडवाइजर्स तक नहीं है, कोई विजन नहीं है स्टेट के लिए। और जो पैसा जो इतना आ रहा है वहां पर, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अभी पैसा कमाया जा रहा है। एक स्टेट, एक समय आएगा जब उचित समय होगा, तो जब ये जो है ना, लोगों के अंदर रोष जो है वो सड़कों पर निकलेगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। अभी जो इतने जो अटैक्स हो रहे हैं आप देख रहे हैं, ये लोग कठुआ में भी आके अटैक कर रहे हैं, रियासी में भी अटैक कर दिया, पूंछ और जो राजौरी वाला जो एरिया है, जिसके लिए हम क्लेम करते थे कि हमने वहां पर आतंकवाद खत्म कर दिया है, वहां पर भी अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि उनके पास ऐसा तंत्र है, खुफिया तंत्र है, OGW नेटवर्क है, कि वो जहां चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वो अटैक कर सकते हैं, और अटैक कर रहे हैं। और ये अलग किस्म के आतंकवादी है। पाकिस्तान ने 1 साल वेट किया और फिर बड़े हाईली ट्रेंड आतंकवादी भेजे हैं। और इस बार जो है ना, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उसमें कुछ 2-3 मुल्कों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिसके अंदर पाकिस्तान है, उधर आपके जो और भी उनके जो बड़े टर्की वर्की और इस तरह के, उनका भी एक इंटरनेशनल लेवल पर इन्वॉल्वमेंट है से। और अब ये जिस तरह से वहां पर अटैक कर रहा है, तो और उनका एक इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा सॉलिड है। लेकिन हमने जो किया उसके बाद, हमने उस 370 के हटाने के बाद, हमने इसको बिल्कुल हल्के में लिया। जो हमें जिन एक्सपर्ट्स की जरूरत थी,
काबिल कुछ खूंखार धुरंधर जो कहते हैं ना, जो इस रेडिकल इस्लाम की प्रॉब्लम को समझते हैं, कश्मीर को समझते हैं, उनको ला करके एक ग्रुप बनाना चाहिए था और एक 20 साल का रोड मैप बनाना चाहिए था। लेकिन एक्सपर्ट्स कैसे आ सकते हैं भारत में? तो देखिए जो है, भारत भाग्य विधाता तो एक आईएएस होता है, आईपीएस होता है से, और आप उन्हीं को लेकर के आए, ठीक है ना। सारा देश तो उनका जूता चमकाता है, ठीक है, उनके सिवा कोई आ नहीं सकता। यूटी बना दिया। हम ऐसे ऐसे अफसर लेकर के आए जो दूसरे स्टेट्स और दूसरे कैडर से थे, जो कोई किसी का 3 साल का अनुभव है पुलिस का, किसी का 2 साल का अनुभव है, कोई गोवा से आ रहा है तो कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है से, और जिसको कश्मीर की कोई जानकारी नहीं है, उनको आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ बना दिया। अब ऐसे लोग ना तो कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और जो टेक्निकल इंटेलिजेंस पे जिस पर हम चल रहे थे, वो सारा उन्होंने पाकिस्तान में उसके अनुरूप अपने आप को अडेप्ट कर लिया। आज जिस तरह के वो सेट्स वगैरह यूज करते हैं, उनको हम एनक्रिप्ट, उनको डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते हम लोग। ह्यूमन खत्म हो गया, क्योंकि उस तरह के काबिल अफसर नहीं है। जो काबिल लोग थे उनको हटा दिया गया, जो लोग काबिल और आने चाहिए थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि आपके ब्यूरोक्रेसी के अपने इंटरेस्ट थे। तो अब आपके सामने ऐसी स्थिति है जहां पर वो जब चाहे जहां चाहे आकर के अटैक करते हैं, और कर रहे हैं अटैक, और आगे भी करेंगे। और मैं तो बताता हूँ, सिर्फ कश्मीर नहीं, अब भारत की बात करें, आज जो बंगाल में जो स्थिति बन रही है, इन्होंने क्या वहां पर स्लीपर सेल्स नहीं बनाई होंगी? देखिए, मेरी किसी से बात हो रही थी वहां पर, तो कोई सेपरेटिस्ट लाइन का ही था। मैंने उससे पूछा, भाई आईएसआई का नेटवर्क भारत में? बोले यार, आपको पता ही नहीं है कि हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हमारे लिए जो है ना, ये चीज नौकरी नहीं है 9 से 5 की, हमारे लिए ये जिहाद है, ये मिशन है। हमारे जो जैश लश्कर इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके आपके छोटे छोटे शहरों के अंदर स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, जो पिछले 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो आपने जो ये पिक्चर बताई है, तो क्या कश्मीर में, मैं जम्मू और लद्दाख की बात नहीं कर रहा, कश्मीर में ये क्षमा बदलेगा? उसकी उम्मीद है? जिस तरह से इस्लामिस्ट और धार्मिक तरह से वो ओवर द सरफेस भी ऑपरेट कर रहे हैं, अंडर द सरफेस भी ऑपरेट कर रहे हैं, इनके सारे इतने सारे सलाहकार हैं, सामूहिक तौर पे पूरा कुछ हो रहा है, तो क्या कश्मीर के लिए देखिए, मुझे एक ही होप उसमें नजर आ रही है। आई टेल यू व्हाट, कितना भी हो, जो भी हो, पाकिस्तान की जो हालात है वो बिल्कुल गटर वाली हालत है। वो कब तक इसको सस्टेन कर सकता है? इसके बारे में कुछ बताइए। लोगों को ना पूर्व पक्ष है ना शत्रु बोध है। मैं एक बात देखिए, बोलिए, पाकिस्तान के जो हालात है ना, वो इस व्यवस्था के और बिगड़ने के लिए बहुत सूटेबल है। क्योंकि देखिए, एक चीज होती है, फिर यहाँ पर वही बात है कि जो व्यक्ति इस्लामिक सिस्टम्स को, या जो आपका जो इस्लामिक टेररिज्म जो है उसको, उसके ऊपर उसकी समझ जो रखता है, वो इस बात को जानेगा। इनका क्या नैरेटिव होता है, देखिए कि साहब, ये जो सेक्युलर सिस्टम्स हैं, जमात इस्लामी हो गया, या जैश हो गया, या लश्कर हो गया, अल कायदा हो गया, मुस्लिम ब्रदरहुड हो गया, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि साहब देखिए, आपको जो है इस लोकतंत्र ने, डेमोक्रेसी ने, आपका जो सेक्युलर जुडिशियल सिस्टम है, आपका जो सो कॉल्ड नॉन रिलीजियस, सेक्युलर भी छोड़िए, नॉन इस्लामिक है ना, नॉन इस्लामिक मिलिट्री सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, इसने आपको क्या दिया? करप्शन हो रहा है, यहाँ पर लोगों का कैरेक्टर बिगड़ रहा है, फहाशी हो रही है, और जो लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये तो फेल हो गया है सिस्टम। अब फेल हो गया है सिस्टम, तो इसको कौन रिप्लेस करेगा? तो जब स्टेट फेल होता है, जब जो है ना नॉन रिलीजियस स्टेट फेल होता है, तो जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ इस्लामिस्ट, इस्लामिक में और इस्लामिस्ट में एक फर्क है। इस्लामिक में जब हम बात करते हैं, तो उसका मोटा मोटा जो फोकस होता है, वो रिलीजन पर होता है। इस्लामिस्ट का फोकस होता है पॉलिटिकल पावर। तो जब स्टेट फेल होता है, तो कौन स्ट्रांग होता है? इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, चाहे वो लश्कर जंगवी हो, सिपाही साहबा हो, जैश हो, लश्कर हो, जमात इस्लामी हो। तो पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, उनकी स्थिति इतनी कमजोर है और भारत की स्थिति इतनी मजबूत है आज, तब भी जो है उनकी गतिविधियों में तो कोई कमी आई नहीं है। आप देख रहे हैं ना, वो उसी और ज्यादा मिलिटेंसी को कर ही रहे, और बड़ी हिम्मत के साथ कर रहे हैं। हमने बालाकोट पर हमला कर दिया, वहां पर बॉम्बिंग किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी उनके हौसले में तो कोई कमी आई नहीं है। तो आप सोचिए, कल को भविष्य में अगर जो है पाकिस्तान के अंदर स्टेट और वीक होता है, अभी तो क्या है वहां पर देखिए, वहां मिलिट्री है, फौज बड़ी मजबूत है, तो ये जो तंजीमें हैं, खासतौर से जैसे कि लश्कर, जैश वगैरह, ये फौज के कंट्रोल में है। आईएसकेपी को, इनको भी फौज मैनेज करती है, ठीक है सर ना। अब वो कंट्रोल कई बार डिफर करता है, जैसे लश्कर के ऊपर सबसे ज्यादा कंट्रोल है आर्मी का, लश्कर उनका पूरा कंट्रोल में,
देवबंदी ग्रुप जो हैं, जैश, लश्कर जंगवी वगैरह, सिपाही साहबा वगैरह, इन पर कंट्रोल थोड़ा सा वीक है, बिकॉज क्योंकि इनकी समाज में पकड़ बड़ी मजबूत है। आईएसकेपी जो है उसका अपना एक सिस्टम है जिसको पाकिस्तान जैसे चाहे वो अपने फायदे के लिए यूज करता है। अब आप सोचिए अगर वहां पर स्टेट वीक होगा, जो फौज वीक होगी, स्टेट मतलब फौज ना से, तो वहां पर आपके पास तकरीबन 7 से 8 लोग हथियारबंद ट्रेंड लोग हैं, लश्कर के हों चाहे जैश के हों से, और सारे बाकी मौलाना मौलवी लोग हैं जो कि समाज में बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपना मजबूत स्थान रखता है। वो उस वैक्यूम को वो फिल करेंगे। उस वैक्यूम को जब वो फिल करेंगे तो उसका जो है प्रभाव हमारे कश्मीर तो पर तो पड़ेगा ही। उस चीज कल को क्या पता उनके पास टैक्टिकल न्यूक्स उनके हाथ में लग जाएं, उनके हाथ में कोई और असला हाथ में लग जाए, फिर आप उसी को मत देखिए, बांग्लादेश को भी जो है ना उसके साथ जोड़ के देखिए। बांग्लादेश में अगर आप हसीना शेख वाजिद को हटा दें तो बाकी सारा जो कंट्री का जो सेटअप है वहां पर एक्सट्रीमिज्म बहुत फैल रहा है, बहुत ज्यादा, और वहां पर भी पाकिस्तान आईएसआई की उनकी बड़ी पकड़ है, वहां पर बड़ी मजबूत जकड़ है, उनकी बड़ी पकड़ है। तो ये जब काम होगा तो फिर एक तरह से जो है ना एक बड़े कॉम्प्रिहेंसिव और कंबाइंड वे के अंदर होगा। फिर आप उसके अंदर हमारे कंट्री के अंदर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी आप शामिल कर लीजिए, जो हमारे कंट्री के अंदर जैसे जो पीएफआई हो या तमाम तरह के यहाँ पर भी जमात इस्लामी है, देवबंद है, ये सब लोग भी फिर जब काम करेंगे ना, जब स्टेट वीक होगा तो ये ऑर्गेनाइजेशंस एज ए नेक्सस काम करेंगे। एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आज की चर्चा का ये आखिरी सवाल होगा और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आप और एक और चीज मैं कहूंगा अगले सवाल से पहले, आपने पूछा क्या ये समा बदलेगा। देखिए मैं कहूंगा कि हालांकि देर बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग चाह लें और हम लोग अपनी शक्ति को पहचाने और अच्छी नीति के साथ आगे बढ़े तो समा बदल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको शासन तंत्र या शासन व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, सुरक्षा का ढांचा बदलना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद थी जो वर्तमान में सरकार है इनसे काफी, लेकिन अब वो उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बिकॉज हमने इनको देख लिया क्या कहते हैं ना कि मतलब कुछ खास कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है। आपने 370 हटाई, उसके हटाने के बाद तो जो है वहां पर पैसे से भर दिया, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट, दुनिया भर का, और कुछ खास हो नहीं रहा। अब देखिए, अब ये सरकार देखिए अभी आई है, इस बार जो जिस तरह का वोटिंग हुआ है उसके हिसाब से जो है, जैसे एक लोगों ने भी इनके काम में फेथ बताते हुए, मोदी साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, लोगों ने फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन देश में अल्टीमेटली लोकतंत्र है। 2029 में अगर आप देखें कोई और सेटअप आता है, आ सकता है, जिसकी संभावना है कि अगर हम बोलेंगे मिला जुला सेटअप, तो वो सेटअप कैसे आएगा। इस बार भी अगर आप कंट्री वाइड देखेंगे वोटिंग पैटर्न, तो माइनॉरिटी का जो वोट था वो एक मुश्त अपोजिशन को गया है। अगली बार अगर कोई और सेटअप आता है तो वो माइनॉरिटी के वोट से ही आएगा, जिसके अंदर कई सारी विदेशी ताकतें भी उनको चाबी भरेंगी। अब वो जिनके सामने भिक्षा मांग करके वोट लेकर क्या है, काम तो उन्हीं का करेंगे। फिर उसके बाद फिर आतंकवाद के ऊपर जो नकेल जो है, हमारे जितने भी मेजर्स हैं उनकी धार में कमी आनी ही आनी है। तो मुझे स्थिति बहुत थोड़ी सी विकट लग रही है, मैं आपको सही बताऊं तो विकट लग रही है। देखिए अभिनव जी, आज आपसे चर्चा करके बहुत ही, मैं ये नहीं कहूँगा खुशी हुई, मुझे बहुत बहुत आनंद आया इस बात का कि भविष्य है। मैं जो हूँ बहुत ही आशावादी हूँ, और हम इस बात को मानते हैं कि धर्म युद्ध में जीत के पहले अंधेरा थोड़ा ज्यादा दिखता है। और मैं अमेरिकन दोस्तों को इसके बारे में बताता हूँ कि हैरी पॉटर, चूंकि उनकी भाषा में उनको बताता हूँ कि हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो फ्रोडो बैगिंस को जो रिंग आग में गिराना था, वो उस वक्त समय भी उससे थोड़ा सा आकर्षित हो गया था, रख लूं, और हादसे के कारण वो रिंग गिर जाता है। तो कभी कभी विजय में एक कुछ चमत्कार ऐसा आता है। और इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, civilizations have disappeared because of one simple factor, and the civilizations have survived because of one little unknown factor. So I am a believer कि मेरे जो विचार हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि आतंकवाद से अब सब नफरत करने लगे हैं। जो यूरोप में थोड़ी जीत हो रही है जियोपॉलिटिकली, अलग बात है, वो I call it return of the natives is happening in Europe. The white man burden is returning to them right now. The entire world they dominated with imperialism and colonialism, जिसको रूल किया वो सब वापस आ रहे हैं उनके पास। तो उनकी ही दवा उनको पिलाई जा रही है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर जगह देखिए, अब फिजिक्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, मैंने कहा था कि शायद वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी वोक हो गया है, क्योंकि उठ नहीं रहा है, इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि थर्ड लॉ भी वोकिस्तानी बन गया शायद। तो हम आपसे एक बात पे चर्चा और भी करना चाहेंगे,
और आशा करता मैं हूँ एक कि आखिरी बात कहूँ, बस एक हाँ जी, छोटी सी बात आप मुझे मौका बिल्कुल दीजिए। बताइए, बताइए। आपने आशावादी की बात की, तो मैं भी देखिए मैं निराश नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मैंने आपके सामने तथ्य रखे हैं। लेकिन राइट, भारत की एक खासियत रही है, देखिए भारत में जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आया है, उसके पीछे हमेशा आध्यात्मिक शक्तियों का हाथ रहा है। राइट, 1857 की क्रांति, उसके पीछे साधुओं का योगदान था। विजयनगर साम्राज्य बना, उसके पीछे विद्यारण्य नाम के ऋषि थे, जिन्होंने हरिहर और बुक्का को वापस हिंदू धर्म में लेकर के आए और वो पूरा साम्राज्य खड़ा किया। करेक्ट, शिवाजी के पीछे समर्थ गुरु रामदास थे। भक्ति मूवमेंट जिसने की जो है पूरा जो इस्लामिक एक्सपेंशन को रोका, पूरा साधुओं का योगदान था। तो भारत में भी अगर स्थितियां और विकट होती गई तो उसके समाधान आएंगे, और हमारी संत सत्ता जो है, कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक सत्ताएं जो है, उनकी तरफ से कोई मैसिव सोशल लेवल पर कोई रेवोल्यूशन या कोई बातें, उस तरह की चीजें हो सकती है ना उसकी। और भारत तो आप देखिए देश ही इस तरह का रहा है जहां पर एक आस्था और विश्वास का देश है, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, है ना। हम भी और जिंदा ये हैं, आप बात भी जिंदा हैं, हम भी बिल्कुल कार्यरत हैं, बिल्कुल। आप भी कार्यरत हैं, तो और ये आशा तो बात है। कहते हुए देखिए, सबसे बात मैं एक भारत सरकार को एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमें कभी भी देखिए, हम जो ये कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, एक तो अपने दिमाग से कोई गिल्ट निकाल दें। हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम हमारे न तो हमारे धर्म तो कहते हैं ना हिंदू स्क्रिप्चर्स में, और ना हमारे शासन तंत्र में, शासन व्यवस्था में कभी ऐसा नहीं कहा गया है कि आप मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम रिलीजन के खिलाफ करें। ऐसा कोई नहीं कर रहा, देखिए ना, कोई किसी को मजबूत नहीं कर रहा कि आप जबरदस्ती कन्वर्ट हो या करें। बात इतनी सी कही जा रही है कि आप जो है, जो ये जो कहते हैं ना वायलेंट एलिमेंट्स है, जो टोटलिटेरियन दिमाग है आपका, कि विस्तारवादी जो सोच है, शरिया आ जाए या इस तरह के एलिमेंट, इस पर प्रहार हम करेंगे, और इस पर प्रहार हमें करना चाहिए। आप चाइना का एग्जांपल देख लीजिए। देखिए चाइना जो कर रहा है जिंजियांग के अंदर, चाइना उसको जो प्रोजेक्ट करता है, वो अपनी इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हुए प्रोजेक्ट करता है। अब रशिया के अंदर भी जो अटैक हुए, रशिया की बड़ी अच्छी दोस्ती है ईरान के साथ में, यूएई के साथ में, सऊदी के साथ में, लेकिन वो जब इन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ काम करता है और उसे समर्थन भी मिलता है, तो हमें भी जो है ना एक सोच इसके लिए बदलनी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि सोच बदलेगी। हम और आप इसी इसी कारण से अपने आप को पब्लिक के सामने प्रस्तुत करते हैं। एट द रिस्क ऑफ बीइंग अटैक्ड, हम पे भी प्रहार हो सकते हैं, कौन जानता है, yes. क्योंकि हम उनके खिलाफ हैं। और उनकी तो हरकत है इंडिविजुअल्स पे अटैक करो, ताकि बाकी जो लोग है बाकी लोग डर के मारे सहम जाए, कुछ करे नहीं। बस आज की चर्चा इतनी रहेगी। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर डिस्क्लोजर्स एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो अभिनव जी ने बताई। अभिनव जी, आपका फिर से स्वागत है, फिर आइए। और मैं हमेशा कहता हूं दर्शकों से, सत्यमेव जयते, सत्य को जिताने के लिए आपको उठना पड़ेगा। सत्य अपने आप में नहीं जीतता है। और इस बात को समझिएगा। सबसे बड़ी बात जो इनकी अभिनव जी की रही, जो थ्योरी जो मैंने प्रोपाउंड की है, हर जगह कहता हूं, फ्रीडम हैज बिकम द फॉल्ट लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और हमारे आपके दुश्मन फ्रीडम को ही आपके खिलाफ यूज कर रहे हैं, हमारे खिलाफ यूज कर रहे हैं। उसके लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी चर्चा हम अभिनव जी से फिर बाद में करेंगे। Thank you for joining. Please like, subscribe and support our channel. अभिनव जी का फिर से आपका स्वागत होगा जब भी आप आएंगे। Thank you.